हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीएसआईआर नेट के कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ पी एंड क्यू एट इक्विलिब्रियम इज 3:1। अ स्मॉल डिस्टर्बेंस इन कॉम्पोजिशन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ पी बाय 10 जूल्स पर मोल। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ क्यू विल चेंज बाय इन किलोजूल्स पर मोल। ये चार ऑप्शंस हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखो हमें क्या गिवन है, क्या हमसे जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें गिवन है मोलर कॉम्पोजिशन, मतलब मोलर रेशियो गिवन है पी और क्यू की। लेट्स सपोज मेरे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, ये मेरे पास कोई क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें मेरे पास मिक्सचर है, इसमें कंपोनेंट पी है और कंपोनेंट क्यू है। इन दोनों का मोलर कॉम्पोजिशन मींस मोलर रेशियो गिवन है पी टू क्यू विच इज 3:1। यहाँ पे गिवन है ना पी टू क्यू, ये मोलर रेशियो है हमारे पास। अब इन्होंने क्या गिवन है कि स्मॉल डिस्टर्बेंस इन कॉम्पोजिशन रिजल्ट्स इन चेंज इन केमिकल पोटेंशियल। देखो केमिकल पोटेंशियल को ना हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो केमिकल पोटेंशियल होता है ना उसका अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूँ तो दिस इज टेंडेंसी टू एस्केप, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम म्यू को क्या बोलते हैं, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल। गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, ये होता है हमारे पास केमिकल पोटेंशियल। लेकिन उन्होंने कहा है चेंज इन केमिकल पोटेंशियल मींस डी म्यू पी हमें गिवन है 10 जूल्स पर मोल, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, म्यू क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल से, पर मोल मींस जूल्स पर मोल, इस वजह से इसके यूनिट्स होते हैं जूल्स पर मोल। और हमें क्या बताना है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ क्यू, और उसमें भी चेंज हमें बताना है डी म्यू क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी इन जूल्स पर मोल। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स को केमिकल पोटेंशियल से जब भी रिलेट करना हो, तो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है गिब्स डूहेम इक्वेशन। ध्यान रखना, गिब्स डूहेम इक्वेशन। तो इस इक्वेशन ने हमें क्या बताया था कि समीशन म्यू, वन सेकेंड, समीशन एन आई डी म्यू आई इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास गिब्स डूहेम इक्वेशन है। समीशन मतलब हमें हर एक कंपोनेंट का सम लेना है जो भी मिक्सचर में है। ith कंपोनेंट, आई जो है वो कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, डी म्यू आई चेंज इन केमिकल पोटेंशियल है। इस जो सिनेरियो पे अगर ये वाली इक्वेशन, ये वाला एक्सप्रेशन लगाओगे तो हमारे पास एक p है एक q है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एन पी डी म्यू पी प्लस एन क्यू डी म्यू क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या गिवन है, हमें मोलर रेशियो गिवन है, तो इसके लिए मुझे इसको जो है वो राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा क्यू वाली टर्म को। तो हमारे पास क्या बनेगा, एन पी डी म्यू पी इज इक्वल्स टू नेगेटिव एन क्यू डी म्यू क्यू। अब मोलर रेशियो निकालो, इसको ना मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एन पी अपॉन एन क्यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव डी म्यू क्यू अपॉन डी म्यू पी। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया एक्सप्रेशन को। एन पी अपॉन एन क्यू मुझे पता है 3:1 मीन्स 3 है, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव डी म्यू क्यू, ये मुझे निकालना है डी म्यू क्यू। डी म्यू क्यू निकालना है, नेगेटिव साइन जो है वो इसके साथ वैसे ही लगा हुआ है। डी म्यू पी जो है वो हमारे पास गिवन है 10, यहाँ पे देखो 10 जूल्स पर मोल है ना, तो यहाँ पे 10, ठीक है। और ये भी जूल्स पर मोल, रेशियो के तो कोई यूनिट्स नहीं होते। सॉल्व करोगे तो डी म्यू क्यू की वैल्यू आएगी -30 जूल्स पर मोल। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आएगा, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी, क्योंकि यूनिट्स के साथ हमें बताना है ना, हमें बताना था डी म्यू क्यू की वैल्यू क्या है, तो वो मेरे पास है -30 जूल्स पर मोल। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कंसेप्चुअल था, बस हमें गिब्स डूहम इक्वेशन पता होनी चाहिए थी। तो इन शॉर्ट ध्यान रखना, कभी भी अगर नंबर ऑफ मोल्स और केमिकल पोटेंशियल के बीच में, वो भी चेंज इन केमिकल पोटेंशियल के बीच में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आंखें बंद करके लगाना गिब्स डूहम इक्वेशन। गिब्स डूहम इक्वेशन, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, दिस इज इक्वल्स टू समीशन डी म्यू आई टाइम्स एन आई इज इक्वल्स टू 0। इनका सम जो होता है वो 0 होता है। बस क्वेश्चन में हमें मोलर रेशियो गिवन होगी कोई भी, और हमें जो है वो चेंज गिवन होगा। तो इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर अ वैन डर वाल्स गैस द पार्शियल डेरिवेटिव इज, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमें इस तरह से चार ऑप्शन गिवन है। तो देखो हमारे पास सबसे पहली बात, वेंडरवॉल गैस गिवन है, तो सबसे पहले तो उसकी हमें गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। जैसे आइडियल गैस होती है ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, सिमिलरली वेंडरवॉल गैसेस होती है जो कि हमारी रियल गैसेस होती हैं। तो उसके लिए जो वेंडरवॉल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी।
ये मेरे पास वैन डर वाल इक्वेशन होती है। P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, सबको पता है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स। A और B एडिशनल दिख रहे होंगे। A जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है टर्म, और जो B है वो रिप्रेजेंट करता है को वॉल्यूम को, या फिर वॉल्यूम करेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमें देखना है इस क्वेश्चन में, अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको Vm दिख रहा होगा ऑप्शंस में। Vm का मतलब क्या होता है? Vm रिप्रेजेंट्स मोलर वॉल्यूम, एंड मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल, वॉल्यूम ऑफ वन मोल। तो अगर मैं Vm को एक्सप्रेशन में यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा वन पे। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो मैं लेके चल रही हूँ रियल गैसेस से, मॉडिफाई हो जाता है, विच बिकम्स P प्लस A। वन मोल की बात कर रही है, वन मोल की बात हो रही है, तो यहाँ पे है मोलर वॉल्यूम इस तरह से, और यहाँ पे है मोलर वॉल्यूम माइनस B इज इक्वल्स टू RT। मतलब मैंने इसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके लिखा है, जहां पे मैंने एन को वन लिया है और मोलर जो वॉल्यूम है वो बन गया मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया है, मुझे क्वेश्चन में बताना है करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसके लिए अगर ध्यान से, अगर थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स अगर आप सबको पता है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से आता है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहते हैं? करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टी करली पी बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है, मुझे ये निकालना है, मतलब मुझे इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू जो है वो फिगर आउट करनी है, करली पी बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो इसको देखो थोड़ा, अब मैथमेटिकल हो गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि वैन डर वाल एक्सप्रेशन क्या है। ऑप्शंस को देखा तो मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में हमने सब कुछ लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि हमें फाइंड आउट क्या करना था, करली यू बाई करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट देती है। तो अब देखो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज कि हमें कैसे निकालना है ये वाली टर्म, करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके लिए मुझे प्रेशर को एक तरफ रखना पड़ेगा, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। सो P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर विल बी इक्वल टू RT अपॉन Vm माइनस B। ठीक है, मैं इस टर्म को जो है वो इधर लेगी, उसके बाद प्रेशर विल बी इक्वल टू RT अपॉन Vm माइनस B माइनस A अपॉन Vm स्क्वायर। Vm मोलर वॉल्यूम है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है करली P बाई करली T। अब इसकी बारी आती है करली P बाई करली T। इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम को रखो कांस्टेंट, प्रेशर को प्रेशर का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, इसका अगर ये वाली टर्म तो ये बन गई ना, इस राइट साइड पे देखो क्या आता है कि हमें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे। पहली टर्म देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर को रखो एज इट इज। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करनी है, फर्स्ट पावर है तो ये हो जाएगा 1, और R हमारा कांस्टेंट है। और ये वाली टर्म में तो टेम्परेचर आता ही नहीं है, और उन्होंने कहा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, तो पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो मेरे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन आएगा, ये जो पूरी वैल्यू आएगी, विच इज करली T अपॉन करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास आएगा R अपॉन Vm माइनस B। अब जैसे ये आ गया, इसमें पुट कर दो, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। तो इसके लिए मैं देखो ये थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट की बारी आती है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, तो ध्यान रखना। करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टी आर, यहाँ पे मैं इस टर्म की वैल्यू लिख रही हूँ, आर अपॉन वी एम माइनस बी माइनस पी। ठीक है, अब इस पी की वैल्यू जो है वो इस एक्सप्रेशन से मैं लिख रही हूँ आर टी अपॉन वी एम, इसको तो मैं एज इट इज रख रही हूँ, माइनस पी की वैल्यू मैं लिख रही हूँ आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए अपॉन वी एम स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूंगी तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास मिलेगा a अपॉन वी एम स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल आंसर आएगा। अगर ऑप्शंस को देखोगे ध्यान से तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? द करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी है, a अपॉन वी एम स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। बस ध्यान क्या रखना था कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती क्या है, और ऑप्शंस में वी एम गिवन है तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम अब देखो यू तो कहीं भी नहीं दिख रहा ना गैस इक्वेशन में दिख रहा है, ना किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यू हमें कैसे ये जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट की हेल्प से हमें इसको जो है वो यूज करना था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहती है? करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू पी, सॉरी टी करली पी बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। तो इस इक्वेशन की हमें हेल्प लेनी थी, पी की वैल्यू भाई वैन डर वाल गैस इक्वेशन से निकालनी थी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी था ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, अ सैंपल ऑफ 2 moles of O2 gas assumed ideal at 500 Kelvin is expanded from 5 liters to 50 liters under adiabatic and reversible conditions. The change in its internal energy in kilojoules is close to. ठीक है, हमें क्या, देखो सबसे पहले कंडीशंस ध्यान से देखो, हमारे पास कंडीशंस है एडियाबैटिक, ठीक है, और रिवर्सिबल कंडीशंस है। एडियाबैटिक कंडीशन है, रिवर्सिबल कंडीशन है, और हमने एज्यूम किया है O2 गैस हमें गिवन है, हमने एज्यूम किया है कि गैस जो है वो आइडियल गैस है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 गिवन है, ठीक है। और उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है 5 लीटर्स, एक्सपैंड होके कहाँ तक गया है, फाइनल वॉल्यूम इज 50 लीटर्स, और ये जो टेम्परेचर गिवन है ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है विच इज 500 केल्विन, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी मींस हमें डेल्टा यू निकालना है। सीवीएम हमें गिवन है क्वेश्चन में, ना भी गिवन होता तब भी देखो ये तो इन्होंने दे दिया, नहीं तो अगर हमें गैस O2 दे दी, O2 हमें पता है डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 5/2 R ही होगी, ठीक है। क्योंकि देखो एक हमारे पास एक्सप्रेशन होता है सीवीएम का, सीवीएम इज इक्वल्स टू 1/2 FR। आर तो पता है गैस कांस्टेंट है, 1/2 तो चलो कांस्टेंट है, एफ जो होता है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अगर हमारे पास डायटोमिक गैस है तो उसके पास 3 तो होंगी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 होंगी उसके पास रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और वाइब्रेशनल जो होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, तो यहाँ पे उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास है 5। वाइब्रेशनल जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया 5/2 R, ठीक है, टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसमें पुट करोगे तो 5/2 R ही आएगा। अब हमें निकालना है डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू अगर मैं फर्स्ट आइडिया सॉरी यस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वी हैव डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब एडियाबैटिक कंडीशंस है, मींस क्यू की वैल्यू तो हो जाएगी 0, तो इसको तो खत्म कर दो, सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। और डब्ल्यू हमारे पास हमें पता है कि क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। डब्ल्यू हमारे पास माइनस पी डेल्टा वी कह लो, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी होता है। एक हमारे पास एक्सप्रेशन जो होता है डेल्टा यू का, वो एन सीवीएम की टर्म्स में, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्म्स में एन सीवीएम डेल्टा टी भी होता है, ठीक है। ये आई होप कि सबको पता होगा कि डेल्टा यू जो होता है वो एन सीवीएम डेल्टा टी होता है, और डेल्टा एच जो होता है वो एन सीपीएम डेल्टा टी होता है। आई होप कि ये वाली जो बात है वो सबको क्लियर होगी। तो ये तो आया है फर्स्ट लॉ से, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये दोनों हमारे पास वैल्यूज है, जब भी हमें सीवीएम को डेल्टा यू के साथ रिलेट करना होता है ना, तो हम इस वाली एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, और ये स्पेसिफिकली जो है वो रिवर्सिबल कंडीशंस के लिए होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, देखो इस केस में इस एक्सप्रेशन का यूज होगा। अब इस एक्सप्रेशन में हमें एन तो पता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सीवीएम भी हमें पता है 5/2 R, ठीक है। डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हम सबको पता है 500 केल्विन, बट व्हाट अबाउट द फाइनल टेम्परेचर, तो उसके लिए हमें इतना बड़ा हिंट गिवन है ना एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक के अकॉर्डिंग हमारे पास टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक गैसेस का टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है, जैसे हमारे पास और भी एक्सप्रेशन होते हैं पीवी गामा कांस्टेंट, उसी तरह से टीवी गामा -1 कांस्टेंट। मैंने स्पेसिफिकली ये क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का डेटा गिवन था, अगर प्रेशर वॉल्यूम का होता तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज करती, बट इस केस में मेरे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है T1 या T इनिशियल V इनिशियल गामा -1 इज इक्वल्स टू T फाइनल V फाइनल गामा -1। अब दिमाग में आ रहा होगा कि गामा क्या होता है, गामा जो होता है वो CPM अपॉन CVM होता है गामा, ठीक है। और गामा की वैल्यू जो है वो डायटोमिक गैसेस के केस में गामा की वैल्यू 1.4 होती है, ध्यान रखना। ट्राइएटोमिक गैसेस के केस में गामा की वैल्यू अलग होती है, मोनोएटोमिक, देखो अगर मैं मोनोएटोमिक की बात करूँ तो 1.6 होती है मोनोएटोमिक में गामा की वैल्यू, डायटोमिक में 1.4 होती है, और ट्राइएटोमिक में 1.3 होती है, ठीक है। ट्राइएटोमिक में दिस इज फॉर ट्राइएटोमिक, दिस इज फॉर मोनोएटोमिक, और डायटोमिक में 1.4 होता है, तो इसको ध्यान रखना। अ, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सीपीएम और सीवीएम के बेसिस पे है, तो इस तरह से मेरे पास जो गामा की वैल्यू 1.4 है, क्योंकि गैस जो है वो डायटोमिक गैस है। तो यहाँ पे हमें गामा भी पता चल गया, टी इनिशियल हमें पता है, इनिशियल हमारे पास 500 केल्विन है, वी इनिशियल भी हमें पता है 5 लीटर्स है, गामा जो है 1.4 है, 1.4 -1 इज 0.4,
टी फाइनल हमें निकालना है, वी फाइनल हमें पता है 50 लीटर्स है, गामा 1.4, 1.4 माइनस 1 जो होता है वो होता है 0.4। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी ना, तो मेरे पास फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, 500 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 50 रेज टू द पावर 0.4। ठीक है, ये मेरे पास है फाइनल टेम्परेचर केल्विन्स में, 199 समथिंग आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। उसके बाद हमारे पास अगले पॉइंट क्या है कि मुझे इसकी वैल्यू को पुट करना है इस एक्सप्रेशन में। अब इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं कि हमारे पास जो है वो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी। मैं ये बाकी का इरेज कर देती हूँ। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है 2, सीवीएम की वैल्यू है 5/2 R। ठीक है, उसके बाद हमें डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर यहाँ से सॉल्व करोगे तो 199 केल्विन अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा, माइनस जो है वो इनिशियल टेम्परेचर। तो ये जो पूरा आंसर आएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल 500 केल्विन है, तो नेगेटिव में आएगा। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव 12.5 किलो जूल्स। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जूल्स में आएगा, लेकिन उसे 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो किलो जूल्स में आएगा, क्योंकि ये पूरे एक्सप्रेशन में जो है वो आंसर किस में आएगा, क्योंकि अगर आर की वैल्यू देखोगे ना, आर की वैल्यू जो है वो जूल्स पर केल्विन, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं बट यहाँ पे जूल्स पर केल्विन पर मोल है, तो आर की वैल्यू जूल्स में है तो फाइनल आंसर भी जूल्स में ही आएगा, लेकिन उसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करके मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर बता रही हूँ, इट इज नेगेटिव 12.5 किलो जूल्स। तो बी जो है वो ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस कंडीशंस ध्यान रखनी थी कि एडियाबैटिक कंडीशंस है, रिवर्सिबल कंडीशंस है, और हमें सीवीएम का डेटा गिवन है, डेल्टा यू पूछा गया है, तो एक्सप्रेशन बस इतना पता होना चाहिए था, एन सीवीएम डेल्टा टी। ये तो आई होप कि सबको पता ही होगा, डेल्टा एच से रिलेट करते हुए इसके साथ का एक और एक्सप्रेशन भी मैंने बताया था। और पहला एक्सप्रेशन ही और दूसरा एक्सप्रेशन की जो है वो टीवी गामा -1 कांस्टेंट। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए था। तीसरी बात, गामा जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मोनोएटॉमिक गैसेस के केस में 1.6 होता है, डायटॉमिक गैसेस के केस में 1.4 होता है, ट्राइटॉमिक गैसेस के केस में 1.3 होता है। ये हमारे पास गामा की वैल्यू होती है, और गामा एक्चुअली सीपीएम अपॉन सीवीएम होता है। ठीक है, सीपीएम हमें पता है, सीपीएम माइनस सीवीएम जो होता है वो आर होता है ना, सीपीएम जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तभी गामा जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, सीपीएम अपॉन सीवीएम। तो इस तरह से अगर देखो, अगर मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो उस केस में मेरे पास जो सीवीएम, में से मोनोएटॉमिक की बात करूँ, सीवीएम हमारे पास होता है 3/2 R। अगर सीवीएम 3/2 R है तो सीपीएम क्या होगा, सीपीएम विल बी R प्लस 3/2 R विच विल कम आउट टू बी 5/2 R। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगी तो गामा विल बी इक्वल टू 5/2 R डिवाइडेड बाई 3/2 R। सॉल्व करोगे तो 5/3 आएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1.6 ही आएगा। ठीक है, 1.66 यू कैन से। तो इस वजह से तो ये ऐसे भी याद रख लो या फिर इस तरह से याद रख लो, यहाँ से तो थोड़ा ड्राइव करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैसेस के केस में सीवीएम जो होता है 5/2 R होता है। ठीक है, डायटोमिक गैसेस के केस में यहाँ पे भी गिवन है। उसके बाद सीपीएम खुद से कैलकुलेट कर लो, कर सकते हो ना ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके, क्योंकि अगर गैस आइडियल है तो सीपीएम विल बी इक्वल टू 7/2 R। और गामा क्या होता है, गामा जो होता है वो सीपीएम अपॉन सीवीएम होता है। सॉल्व करोगे तो एक तरह से 7/2 R डिवाइडेड बाय 5/2 R, इसको सॉल्व करोगे 7/5, और 7/5 इज नथिंग बट 1.4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको ध्यान में भी रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, जैसे ठीक लगे वैसे करो, बट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 300 केल्विन एंड 2 atm टू 600 केल्विन एंड 4 atm। द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस मींस हमें निकालना है डेल्टा एस। हमें गिवन क्या है, एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है और उसका भी 1 मोल है, मींस नंबर ऑफ मोल्स है 1। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मींस इनिशियल कंडीशन, इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन, और इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है 2 atm। ठीक है, 2 मतलब ये फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर इज 600 केल्विन, और फाइनल प्रेशर जो है वो है 4 atm। हमें निकालना है डेल्टा एस। अब कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो प्रेशर, जो टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट करे डेल्टा एस के साथ, तो वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सीवीएम। ठीक है, एन सीवीएम लोन नेचुरल लॉग T2/T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2/V1। एक एक्सप्रेशन तो ये है। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सीपीएम
नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग P1 बाई P2। ये मेरे पास दो एक्सप्रेशंस हैं जो डेल्टा एस के हैं, ठीक है, जो है वो टेम्परेचर वॉल्यूम और इस केस में ये टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें सेकंड वाला एक्सप्रेशन ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है तो इसको हम लेंगे 1। सीपीएम के लिए हिंट गिवन है ना, मोनो एटॉमिक गैस। अभी मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि सीवीएम जो होता है मोनो एटॉमिक, हम सीपीएम को डायरेक्टली नहीं लिखते, हम पहले किसी भी गैस के लिए हम पहले सीवीएम को लिखते हैं। सीवीएम मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है 3/2 R। तो सीपीएम क्या होगा हमें पता है, सीपीएम माइनस सीवीएम, एम जो है वो मोलर है, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू आर। सीपीएम इज इक्वल्स टू आर प्लस सीवीएम। तो R प्लस 3/2 R जो है वो हमारे पास आएगा 5/2 R। तो मेरे पास सीपीएम पता चल गया 5/2 R नेचुरल लॉग T2, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन और इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन, प्लस एन अगेन 1 है, R को R रहने दो, नेचुरल लॉग P1 हमारे पास मतलब इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी इनिशियल प्रेशर 2 ATM और फाइनल प्रेशर 4 ATM। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आएगा 5/2 नेचुरल लॉग 2 प्लस R नेचुरल लॉग 1/2। तो इसको मॉडिफाई करोगे तो हमारे पास आएगा माइनस R नेचुरल लॉग 2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 3/2 नेचुरल लॉग 2। ये मेरे पास आंसर आएगा नेचुरल लॉग 2 को कॉमन लेके। तो 3/2 नेचुरल लॉग 2, ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए था और थोड़ा सा मोनोएटॉमिक गैस की नॉलेज होनी चाहिए थी कि उस केस में सीपीएम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैसेस, परफेक्ट गैस मींस आइडियल गैस की बात हो रही है। ये ऑप्शंस हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लॉग वी और प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, एंट्रोपी जो होती है वो किसके इक्वल होते हैं, एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में बात कर रही हूँ। दिस इज एन सीवीएम नेचुरल लॉग T2 बाई T1 माइनस एन सॉरी प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1। ये तो एंट्रोपी चेंज है ना, डेल्टा एस है। और अगर मैं परफेक्ट गैस की बात करूं तो, और मैं अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पूरी टर्म तो निकल जाएगी क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। और उसके बाद डेल्टा एस टू होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1। ये डेल्टा एस है, तो एस क्या होगा, एस विल बी प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लॉग V। तो एंट्रोपी परफेक्ट गैस के केस में जो है वो नेचुरल लॉग V की प्रोपोर्शनल आएगी। दैट मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा था, डायरेक्ट एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, या तो इस पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, या फिर इसमें अलग अलग कंडीशंस देके अलग अलग डेटा देके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो एक्सप्रेशन ध्यान रखना था, मेन पॉइंट ये है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, एट 300 केल्विन द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर आर 2 times 10⁻⁴ Kelvin inverse and 5 times 10⁻⁵ bar inverse respectively। हमें निकालना क्या है, करली U by करली V at constant temperature in किलो बार्स जो है वो ऑप्शन सॉरी यूनिट्स पे मेंशन किए हैं फॉर वाटर एट 320 Kelvin and 1 bar will be। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो हमें देखो ध्यान से क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। हमें थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट गिवन है। क्या गिवन है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसे ना हम शॉर्ट में अल्फा भी कहते हैं। नाम देखो, नाम में सब कुछ रखा है। थर्मल एक्सपेंशन मींस हीट करेंगे एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम का बढ़ना। ठीक है, कब वॉल्यूम का बढ़ना, हीट करने पर वॉल्यूम का बढ़ना। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हमारे पास जो है वो थर्मल हीट और वॉल्यूम की बात हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मेरे पास थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट आएगा करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। बट इसको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम इसमें लेंगे 1 अपॉन V। V इज टू मेक इट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास अगर मान लो बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, उन सबके लिए अगर मुझे कंडीशन से इंडिपेंडेंट बनाना है किसी भी टर्म को, तो उसके लिए मैं उसे इंटेंसिव बनाऊंगी। और इंटेंसिव के लिए मैं उसे एक एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है ना, क्या होता है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल्स टू इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए मुझे उसे एक्सटेंसिव से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का, अल्फा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बी करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर।
यूनिट्स की बात करोगे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में है टेम्परेचर, तो यूनिट्स क्या होंगे इसके, केल्विन इनवर्स। यूनिट्स भी क्लियर है। इन्होंने अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स। ठीक है, अल्फा सॉर्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, मींस आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात हो रही है। किसकी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, या कह लो कंप्रेसिबिलिटी कह लो, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। अब इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। अब अगेन नाम में सब कुछ है। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, कंप्रेसिबिलिटी मींस कि हम जो है वो उसकी, देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, मैं उस पर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, यही होता है ना कंप्रेशन। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब कंप्रेशन का मतलब क्या है कि मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, वॉल्यूम जो है वो उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम का कम होना ही तो हमारे पास बीटा होता है ना। सो दिस इज, वन सेकेंड, दिस इज की वॉल्यूम का कम हो रहा है प्रेशर अप्लाई करने पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और कम हो रहा है तो मैं नेगेटिव साइन अप्लाई करूंगी, इसको मैं डिवाइड करूंगी वॉल्यूम से टू मेक इट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टू मेक इट एन इंटेंसिव, क्योंकि अगेन एक्सपेंसिव अपॉन एक्सपेंसिव इंटेंसिव होता है ना, इस वजह से। अब इसको ध्यान से देखो, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि मैं वॉल्यूम अप्लाई, प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, वॉल्यूम का कम होना, तो वॉल्यूम का कम होना प्रेशर अप्लाई करने पे, तो दिस होल टर्म, ये वाली जो टर्म है ना, ये कंप्रेशन है। ठीक है, कंप्रेशन वॉल्यूम का कम होना। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या है कि हमारे पास डिक्रीमेंट को दिखा रहा है, और वॉल्यूम से मैंने क्यों डिवाइड किया है, अगेन इसको इंटेंसिव बनाने के लिए। अब यूनिट्स की बात करूं तो वॉल्यूम और वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे बचेगा डिनोमिनेटर में प्रेशर, प्रेशर का मतलब है यूनिट्स इसके होंगे बार इनवर्स, देखो इन्होंने यूनिट्स बार इनवर्स दी हुई है, तो बीटा की वैल्यू भी हमें हमारे पास गिवन है 5 टाइम्स 10⁻⁵ बार इनवर्स। तो इतना काम तो हमारा हो गया है, मुझे अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है, करली यू बाई करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहीं पे भी ये वाली टर्म दिख जाए ना तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसका यही मतलब होता है कि हमें थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट लगानी है। तो लगाते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाएंगे। पहले भी मैंने पहले भी इक्वेशन में एक्सप्लेन की थी, वही सेम इक्वेशन हमें लगानी है। लेट्स सी, इसको मैं यहां से भी इरेज कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहते हैं, वहां से हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, हमें पता है टेम्परेचर टी, करली पी बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। ये मेरे पास है। अब इसको मैंने निकालना है, बट उससे पहले मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं पता, बट मुझे क्या पता है, 1/v करली वी बाय करली टी एट कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स जो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट था, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स मुझे पता है, और मुझे -1/v करली करली वी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होता है ना कंप्रेशन, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 10⁻⁵ बार इनवर्स। मुझे इन दोनों की पता है, मुझे इसको मॉडिफाई करके ना मुझे इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो मैं किस तरह से करूंगी, देखो मेरे पास प्रेशर न्यूमरेटर में है, टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सेकेंड वाली को जो है वो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो मेरे पास आएगा -v करली पी बाई करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया है 1/5 टाइम्स 10⁻⁵ बार। अब मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस वाले टर्म से, विच इज 1/v करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इधर भी ये मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा ना, राइट साइड पे मेरे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास v से करली v कैंसिल हो गया। बेसिकली ये मैं बहुत ही रफ लैंग्वेज में बता रही हूँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे आएगा नेगेटिव करली p अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू 1/5 टाइम्स 10⁻⁵ टाइम्स 2 टाइम्स 10⁻⁴। ये था बार इनवर्स, ये था केल्विन इनवर्स। अब मेरे पास आ जाएगा केल्विन इनवर्स बार। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कांस्टेंट आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2/5 टाइम्स 10, 4 आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, और हमारे पास उसके बाद, ठीक है,
इसकी वैल्यू आएगी 4। अब मुझे यहाँ पे पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में, मैं बाकी सब कुछ फिर से इरेज कर रही हूँ। अब इसमें इस एक्सप्रेशन में मुझे पुट करनी है वैल्यूज किसके, टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर देखो इन्होंने क्या बोला है कि मुझे क्या निकालना है, करली वी करली यू बाय करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट 320 केल्विन, मतलब मुझे टेम्परेचर पुट करना है 320 केल्विन। और इस पूरी टर्म की वैल्यू जो है वो है -4। और किसमें है ये, किसमें है ये वैल्यू, दिस इज केल्विन इनवर्स बार। ठीक है, केल्विन इनवर्स बार। केल्विन इनवर्स और केल्विन तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्रेशर, प्रेशर कितना है 1 बार। इसको सॉल्व करोगे ना जब, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे 1 बार है, तो आंसर बार में आएगा। उस बार को किलो बार में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि किलो बार में निकालना है। तो इसको सॉल्व करोगे 320 टाइम्स 4 माइनस 1 करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा बी 1.2, 1.2 अप्रोक्सीमेटली 1.2 किलो बार। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट्स का भी ध्यान रखना था इसमें, और हमें और क्या ध्यान रखना था इसमें कि रेसिप्रोकल का, कि अगर रेसिप्रोकल किया ना तो यहाँ पे नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, नेगेटिव साइन नहीं लगाना अगर रेसिप्रोकल किया है तो बस इतना ध्यान रखना था, यहाँ पे नेगेटिव हटा देना, क्योंकि आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएंगे, आंसर में यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, तो जैसे रेसिप्रोकल किया नेगेटिव हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू, तो ऐसे में 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है एंथैल्पी किसके इक्वल है। एंथैल्पी चेंज भी नहीं बोले इन्होंने, एंथैल्पी बोला है। सो एच इज इक्वल्स टू, एच क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी भी होता है एक तरफ तो, और जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस होता है, दो एक्सप्रेशन होते हैं ना। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ जी की, जी क्या होता है, जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने ना म्यू को भी जो है वो इंक्लूड किया है। म्यू जो होता है वो होता है केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल इज बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल। ठीक है, अगर मैं केमिकल पोटेंशियल को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे गिब्स फ्री एनर्जी नहीं मिलेगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज म्यू आई विच इज फ्री एनर्जी पर मोल टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे गिब्स फ्री एनर्जी मिलेगी। तो मुझे जी की वैल्यू पता है, एच निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन का यूज करो, एच इज इक्वल्स टू जी प्लस टी एस। जी क्या है, जी इज समीशन म्यू आई एन आई प्लस टी एस। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखते हुए बी जो है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बस हमें इतना पता होना चाहिए था कि म्यू का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स को म्यू का मतलब ही नहीं पता, म्यू इज गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, तो बस हमें इसको यूज करना था। ठीक है, और जितने हमने सबमिशन को यूज किया, मान लो मेरे पास कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में मान लो मेरे पास 2 कंपोनेंट्स है ए बी, तो मुझे उन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा ना अपने फ्री एनर्जी के एक्सप्रेशन में। 3 कंपोनेंट है तो तीनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। इस वजह से सबमिशन यूज किया कि जितने भी मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं उन सबको इंक्लूड करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।